नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की परिकल्पनाएं जो हैं, पहले वाले वर्ग में मैंने बताया था एक तारक परिकल्पना, जिसको हम अद्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। दूसरे वर्ग में थी द्वैतारक परिकल्पना, या जिसको द्वैतवादी वो है। अब हमने जो देखी कि एक तारक परिकल्पना या अद्वैतवादी जो है उसकी बात हम करेंगे। उसमें दो नाम मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले मैं देखा था इमैनुअल कांट की जो थी वह वायव्यराशी जो परिकल्पना थी वह थी, और उसके बाद में देखेंगे हम लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना। तो दो विद्वान हैं जिन्होंने एक तारक के पे अच्छी परिकल्पनाएं जिनकी दी हैं और जो महत्वपूर्ण है अध्ययन की दृष्टि से। तो लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना को अभी हम देखेंगे। तो दोनों विद्वानों के कांट और लाप्लास, यानी आपको इसको याद करने का एक तरीका का से कांट और ला से लाप्लास। तो काला आप याद रख सकते हो कि एक तारक कौन है, कांट और लाप्लास। तो काला का से कांट और ला से लाप्लास याद, आप इसको याद भी कर सकते हो। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना जो मत है वह 1796 में दिया, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। और उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी वह एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। तो आप बता सकते हो कि लाप्लास ने अपनी न्याहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन 1796 में किया। उनकी बुक का नाम भी आपको यहाँ मिला हुआ है। ये परिकल्पना कांट के विचार से कुछ साम्य रखती है। तो कांट के और इसके दोनों के विचार साम्य रखते हैं, क्योंकि दोनों ही परिकल्पनाएं अद्वैतवादी या एक तारक है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके आपस में संशोधित विचार व्यक्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है, मतलब इन्होंने अपना जो संशोधित विचार व्यक्त किया है, ये आप ये कह सकते हैं कि कांट की जो विचारधारा थी उसमें संशोधन लाप्लास ने कर दिए हैं। जो कमियां उसमें थी उनको काफ़ी अधिक दूर करने का प्रयास लाप्लास महोदय ने किया है। पहला देखो क्या दोष थे उसमें, कांट की परिकल्पना के 3 दोष थे। जो क्या थे, न्याहारिका अथवा आद्य पदार्थ कणों में टकराहट से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती, कि उनमें जो आद्य पदार्थ मान भी लिए, माना कि कांट ने, तो उनमें जो अपने आप ही जो टकराहट हुई उससे ऊष्मा उत्पन्न कैसे हुई। पहली समस्या तो ये थी उनकी कांट की। दूसरी थी कणों के टकराहट से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है, पर चलो टकरा भी जाएं लेकिन गति कैसे उत्पन्न हुई। तीसरी थी आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। आकार में वृद्धि के साथ तो गति कम होनी चाहिए, लेकिन कांट की परिकल्पना में ऐसा नहीं होके फिजिक्स के जो सिद्धांत उससे विपरीत दिया। तो 3 कमियां हो गई, एक तो आद्य पदार्थों में पर्याप्त टकराहट और ऊष्मा का, दूसरा उनमें गति उत्पन्न होने का, और तीसरा आकार और गति दोनों में उन्होंने वृद्धि कर दी, जो कि फिजिक्स के गति के नियम और उनके विपरीत है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ कल्पनाएं की हैं, जिन पर आधारित होकर उनका सिद्धांत आगे चलता है। सबसे पहले लाप्लास ने बताया कि प्रथम समस्या अर्थात न्याहारिका से ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने ये मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त न्याहारिका थी। पहले से ही उन्होंने कणों की जो समस्या थी कि आद्य पदार्थ कहाँ से आए, गति होना, तो इन चीज़ों की लाप्लास ने क्या कर दिया कि उन्होंने डायरेक्ट ही जो ब्रह्मांड में, जैसे कि कांट ने आद्य पदार्थ माने, वैसे उन्होंने ब्रह्मांड में पहले से ही एक न्याहारिका की कल्पना उन्होंने कर ली। ये न्याहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, और जो न्याहारिका थी वो भी प्रारंभिक रूप से ही उन्होंने गतिशील मानी थी। ये न्याहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई, यानी जो न्याहारिका थी प्रारंभ में तब तो और गतिशील थी। और यहाँ तक तो कोई समस्या आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने जो माना वो मान ली, अपने सिद्धांत में पहले से ही अवधारणा के अनुसार उन्होंने मान लिया। इस प्रकार उपयुक्त 3 स्वयं के माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने न्याहारिका नाम दिया। यानी कि वही न्याहारिका जो शीतल हो रही थी, सिकुड़ रही थी, उसी को उसने न्याहारिका नाम दिया है। न्याहारिका की गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिसके कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार न्याहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचित होने लगा। परिणाम स्वरूप न्याहारिका के आकार अथवा आयतन में ह्रास होने लगा। कांट से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जैसे जैसे न्याहारिका तप्त थी वैसे वैसे धीरे धीरे कालांतर में ठंडी हुई, ठंडी होने से उसका आकार सिकुड़ता गया और आयतन में भी उसके ह्रास हुआ। आयतन में कमी के कारण न्याहारिकी की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। कांट से जस्ट उल्टा बता दिया हो। कांट ने तो आकार और गति दोनों में वृद्धि मानी, जबकि लाप्लास कहते हैं कि उसके आकार में और में कमी हुई, और कमी होने के कारण उसकी गति में
वृद्धि हो गई, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार फिजिक्स सिद्धांत के अनुसार भी ये ठीक बैठती है। यहाँ पर कांट की तीसरी गलती भी दूर हो जाती है। अत्यधिक गति के कारण सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है, वो निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु ये ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने तक सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ले के रूप में पृथक हो गया। वही बात है जैसा कि मैंने कांट के सिद्धांत में आपको बताया था कि वह जो वायव्य राशि थी वह तेज गति से घूर्णन करी और बीच वाले भूमध्य रेखीय भाग में वहाँ उभार आए और उभार आने से एक भाग वहाँ बाहर की ओर निकला। ठीक उसी प्रकार से लाप्लास ने भी यही कल्पना की है कि जो निहारिका थी, निहारिका का आकार जैसे जैसे कम होता गया और गति उसकी बढ़ती गई, भूमध्य रेखीय भाग जो थे उसके जो मध्यवर्ती भाग भूमध्य रेखा, वहाँ पे केंद्रोपसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ और ज़्यादा होने के कारण से निहारिका उस बाहर निकलने वाले भाग को अपने में रोक नहीं सकी और धीरे धीरे वे अलग होने लगे। तो लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला, जबकि कांट ने क्या किया, जितने ग्रह थे उतने छल्ले बाहर निकाल दिए और परिकल्पना को बिल्कुल साधारण कर दिया। लेकिन देखो लाप्लास कहते हैं कि केवल एक ही छल्ला बाहर निकला है तथा बाद में ये छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। तो मूल अंतर कांट और लाप्लास में ये है कि जहाँ कांट ये कहते हैं कि अलग अलग ग्रह सभी अलग अलग छल्ले के रूप में बाहर निकले, और लाप्लास ये कहते हैं कि एक ही छल्ला निकला और एक जो छल्ला था वह बाहर निकला और धीरे धीरे निकला, तो उसका जो प्रारंभिक सिरा था वो नुकीला और जो आगे का बीच का सिरा अधिक आकार का, मतलब सिगार के रूप में वो बाहर निकला था उससे भी। एक तरह से ये कहने का मतलब है वो, मतलब मध्य भाग उसका जो छल्ला बाहर निकला उसका मध्य भाग थोड़ा अधिक मोटा और किनारे वाले भाग थोड़े पतले थे। तब प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता, ये तो उसकी बात है कांट की जो जिक्र कर रहे हैं। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ में एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि का रूप धारण कर लिया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गए। कुल मिला के लाप्लास ने बताया कि केवल एक भाग बाहर निकला और ये एक जो भाग बाहर निकला उसी से 9 छल्ले हो गए। ये एक सिगार के रूप में डमरू से विपरीत आकृति का, बीच में से कुछ उभार वाला और किनारों पे पतला एक छल्ला जो बाहर निकला, इसमें गांठें पड़ गई और गांठें पड़ने से ये कालांतर में ग्रह के रूप में बन गए, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस ग्रह बन गए। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों के उपग्रहों का आविर्भाव हुआ। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बन गया। 19वीं शताब्दी में मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया है। देखो एक के बाद एक विद्वान जो आते हैं वो पहले वाली जो परिकल्पनाओं में अगर जो कोई कमी रहती है तो उसमें वो क्या करते हैं, संशोधन वो उन परिकल्पनाओं में वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो रॉस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया और लाप्लास के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रॉस ने बताया कि मुख्य निहारिका से कई छल्ले क्रमशः अलग अलग होते गए, प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम में जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। यानी कांट की जो बात थी वह वापस रॉस ने दोहराई है, यानी लाप्लास की विचारधारा कांट से लगभग मिलती है, लेकिन एक जो विभिन्नता नज़र आती है उसको वापस रॉस ने यही कहा कि नहीं, एक ही ग्रह के 9 भाग नहीं हुए, एक छल्ले के 9 भाग नहीं होकर के अलग अलग 9 छल्ले निकले हैं। अब हम इसका मूल्यांकन जो करते हैं वो प्रमुख रूप से ये देखिए आप, इसमें क्या है, अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की परिकल्पना को प्रारंभ में पर्याप्त समर्थन मिला और लगभग 150 वर्षों तक इसका सादर भी होता रहा और लोग भूगोल जगत में इसको मान्यता के रूप में मानते रहे कि लाप्लास की परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पर्याप्त सही है। प्रकाशमान के कारण इस परिकल्पना का समर्थन जाता रहा। वैज्ञानिक जैसे जैसे फिर नवीन वैज्ञानिक तथ्य आए तो धीरे धीरे इस परिकल्पना का कुछ महत्व घटता जा रहा है। इस परिकल्पना ने न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या ही हल की गई है वरन उसकी रचना व स्वभाव का भी वर्णन किया है। इसके अनुसार ग्रह प्रारंभ में मौलिक रूप में वायव्य अवस्था में है। तो ये जो परिकल्पना है ये ग्रहों को जो है ये वायव्य अवस्था में, तत्पश्चात शीतल होते समय ये तरल अवस्था में आए एवं अंत में ठोस अवस्था में
आए। तो ये एक बड़ी प्रमाणिक सी बात लगती है कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास कहते हैं कि प्रारंभ में एक वायु का गोला थी, धीरे धीरे उसका घनीभवन हुआ और वह तरल रूप में हो गई तप्त तापमान के कारण, और फिर और अधिक होने के कारण शीतल होकर वह ठंडी हो गई और क्रस्ट या भूपटल के रूप में उसका निर्माण हुआ। तो ये थोड़ी तार्किक लगती कि पहले वायव्य, फिर तरल और फिर ठोस। परंतु इस मत के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति एवं वृद्धि काल में एक ठोस रूप में ही रही होगी। यानी कुछ विद्वान इसको तरल और वायु अवस्था में मानने के विरोध में है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था अवश्य रही होगी, अतः निहारिका परिकल्पना इस संबंध में पर्याप्त महत्व रखती है। इस परिकल्पना के विरोध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। देखो इसके विरोध में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान में जो कोणीय आवेग है, यानी किसी गोल पिंड जो वृत्ताकार मार्ग में घूर्णन करता है, उसमें जो बल लगता है उसको कोणीय आवेग कहते हैं, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रामक की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि निहारिका के मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता था। कोणीय आवेग के सिद्धांत के अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य एवं उसके ग्रह सदस्यों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग तो ग्रहों में है तथा शेष 2% भाग वर्तमान में सूर्य में स्थित है, जबकि इसकी विपरीत होना चाहिए। कोणीय आवेग के नियम के अनुसार कि 98% के लगभग तो होना चाहिए सूर्य में और 2% होना चाहिए ग्रहों में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार ये परिकल्पना गणितीय सूत्रों से थोड़ी मेल नहीं खाती है। दूसरी हम बात करें, निहारिका के 9 छल्ले ही क्यों निकले, 9 से अधिक क्यों नहीं निकले। खैर ये तो कोई तार्किक बात नहीं है, जितने निकले उतने के लिए हम ऑब्जेक्शन कर सकते थे। घनीभवन के कारण ये एक छल्ले को सारा पदार्थ एक ही गोलपिंड के रूप में नहीं बदल सका। वस्तुतः छल्ला छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाएगा था, एक ही छल्ले से कई छोटे छल्ले स्वतंत्र ग्रह बनेंगे। ये थोड़ी सी विचारणीय बात लगती है कि छल्ला निकला वह अकेला ग्रह क्यों नहीं बन पाया, उससे फिर 9 छल्ले कैसे बन गए। निहारिका के कणों की अल्प से पारस्परिक संलग्नता के कारण छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहा होगा तथा उस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। यदि ग्रहों की उत्पत्ति, आगे चौथा कारण हम देखेंगे, यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो प्रारंभ में वे द्रवित अवस्था में ही रहे होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से परिभ्रमण कर सके और परिक्रमण नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के अगर वो द्रवित अवस्था में रहे हैं तो फिर उनका परिक्रमण और परिभ्रमण जो है वो एक कल्पना से बाहर लगता है, क्योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों की गति समान नहीं होती है और उनमें घर्षण होता सकता है। केवल ठोस पिंड ही संपूर्ण परिभ्रमण तथा परिक्रमण कर सकता है। तो ये भी गति के नियमों में एक चीज़ जो है ये व्यवधान उत्पन्न करने वाली है और इस परिकल्पना में संदेह उत्पन्न करती है कि द्रवित अवस्था में कोई भी जो पिंड है वह समान रूप से संपूर्ण पिंड परिक्रमा और परिभ्रमण नहीं कर सकता। पांचवी कमी क्या है इसकी, इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि इस तथ्य के विपरीत शनि और बृहस्पति के उपग्रह अपने पिता ग्रह की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। संभवतः लाप्लास की परिकल्पना के समय केवल इन तथ्यों का शायद हो सकता है उस समय ये नॉलेज भी नहीं हो। उपग्रहों का पता लग पाया था तो अपने पिता ग्रह के चारों ओर घूमते थे। बाद में चलकर ऐसे अन्य उपग्रहों की खोज हुई जो कि अपने पिता ग्रह की विपरीत दिशा में घूमते थे। यानी कि लाप्लास की जब परिकल्पना आई तो इन चीज़ों का तो नॉलेज भी हमें नहीं था। यदि सूर्य निहारिका का ही एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभराट होना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि नवीन छल्ला पृथक होकर बाहर निकलने ही वाला, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। वही बात कि अगर सूर्य की घूर्णन के कारण से सूर्य जो यानी जो निहारिका का अवशिष्ट भाग जो वर्तमान में सूर्य है उसमें अभी भी घूर्णन हो रहा है, तो उस घूर्णन में अभी ऐसा कोई आभास नहीं होता कि कोई छल्ला बाहर निकलने ही वाला है। ये छठी कमी इसकी है। लाप्लास ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशीलता तप्त निहारिका थी, पर यह निहारिका कहाँ से आई, उसमें ऊष्मा तथा गति कैसे पैदा हुई, इन प्रश्नों का उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिल पाता। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि लाप्लास की यह परिकल्पना कल्पना मात्र है। उपयुक्त त्रुटियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही ये पृथ्वी के इतिहास तथा उसके भूगर्भ के विषय में भी गलत तथ्यों का प्रचार प्रसार करती है। वर्तमान समय में ये एक परिकल्पना मान्य नहीं है, लेकिन हमारे अध्ययन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।